चलिए आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 2 सीटों से शुरू हुई और आज भारत की राजनीति पर छा गई। आखिर कैसे हुआ ये सब? इसी कहानी के हर पहलू पर आज हम नजर डालेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टी की विचारधारा, उसकी जड़ें कहाँ हैं। फिर देखेंगे कि पार्टी का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद सत्ता तक पहुंचने का इसका सफर कैसा रहा, और आखिर में आज के दौर पर यानी मोदी युग पर भी बात करेंगे। देखिए, बीजेपी का गठन तो 1980 में हुआ, लेकिन इसकी कहानी ना दशकों पहले शुरू हो जाती है। इसकी विचारधारा और इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, और इसे समझने के लिए हमें इसके पहले के एक संगठन को जानना होगा। तो ये जड़ें मिलती हैं भारतीय जनसंघ में। इसे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। मकसद क्या था? मकसद था उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को एक राजनैतिक चुनौती देना, और जिसे वो हिंदू सांस्कृतिक पहचान कहते थे, उसकी रक्षा करना। मुखर्जी ने एक बार कहा था, अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता था। अब इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनसंघ के मुख्य विचारक दीनदयाल उपाध्याय कितने ज्यादा अहम थे। उपाध्याय ने ही एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था। ये एक ऐसा फलसफा है जो राजनीति में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को आप कह सकते हैं शामिल करने की बात करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आज भी बीजेपी का आधिकारिक सिद्धांत है। अच्छा, तो जनसंघ का शुरुआती एजेंडा क्या था? इसमें 3 बड़ी बातें थीं। पहली, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी, पूरे देश में गो हत्या पर बैन। और तीसरी, जम्मू कश्मीर को जो खास दर्जा मिला था अनुच्छेद 370 के तहत, उसे खत्म करना। और देखिए, ये मुद्दे दशकों तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बड़े राजनीतिक भूचाल के बाद आज की बीजेपी का जन्म हुआ। तो हुआ यूं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो जनसंघ के नेता और कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आए। बाद में 1977 में जनसंघ ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस को चुनाव में हरा भी दिया। लेकिन ये गठबंधन, ये सरकार ज्यादा टिक नहीं पाई। एक बड़ा मुद्दा था दोहरी सदस्यता का, मतलब कुछ सदस्य जनता पार्टी में भी थे और आरएसएस में भी। इसी खींचतान में 1979 में सरकार गिर गई। जब जनता पार्टी टूट गई तो जनसंघ के पुराने सदस्यों ने फिर से एक साथ बैठकर एक नया रास्ता बनाने का फैसला किया। और फिर वो दिन आया 6 अप्रैल 1980, जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो मतलब ये एक नई पार्टी जरूर थी, लेकिन इसकी पूरी की पूरी नींव और इसकी कार्यकर्ता सब जनसंघ वाले ही थे। शुरुआत में तो पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्दी ही इसकी विचारधारा और चुनावी किस्मत दोनों में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला था। 1984 के आम चुनाव, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति की लहर चल रही थी, और उस लहर में पार्टी लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। लेकिन फिर देखिए, सिर्फ 5 साल बाद 1989 में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पार्टी की सीटें 2 से सीधी 86 हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो इस जबरदस्त उछाल के पीछे थी पार्टी की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव। जहां पहले पार्टी गांधीवादी समाजवाद की बात करती थी, अब उसने एक ज्यादा मुखर, ज्यादा आक्रामक हिंदुत्व की विचारधारा को अपना लिया था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बना राम जन्मभूमि आंदोलन। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को अपना मुख्य चुनावी हथियार बना लिया। लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली जिसने इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचा दिया और पार्टी के लिए जबरदस्त समर्थन जुटाया। और इस रणनीति का असर चुनावी नतीजों पर साफ साफ देखा। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1984 में सिर्फ 2 सीटों से ये सफर शुरू हुआ और 1996 तक पहुंचते पहुंचते पार्टी 161 सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इसी साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार सिर्फ 13 दिनों के लिए ही सही बीजेपी की सरकार भी बनी। 1998 से 2004 तक एक गठबंधन सरकार चलाने और फिर 10 साल विपक्ष में बैठने के बाद बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर दौर में कदम रखा। साल था 2014।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। सोचिए, 30 साल बाद ऐसा हुआ था कि किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला हो। 2019 में तो ये आंकड़ा बढ़कर 303 तक पहुंच गया। हाँ, 2024 में पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन गठबंधन के साथ सरकार बनाने में वो कामयाब रही। अब जब इतना बड़ा बहुमत मिला तो सरकार ने अपने कई पुराने वैचारिक वादों को पूरा करने का काम शुरू किया। इसमें सबसे बड़ा कदम था 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना, अनुच्छेद 370 को हटाना। ये वही वादा था जो जनसंघ के समय से ही पार्टी के एजेंडे पर था। एक और बड़ा और विवादित कदम था नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम CAA कहते हैं। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। ये पहली बार था जब भारत के नागरिकता कानून में धर्म को एक आधार बनाया गया, और इसी वजह से इस पर काफी बहस भी हुई। अच्छा, इसी दौर में एक और चीज देखने को मिली। कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्थाओं और मीडिया रिपोर्ट्स ने भारत में लोकतांत्रिक गिरावट या डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की बात की। इन रिपोर्ट्स में प्रेस की आज़ादी में कमी और कुछ संस्थाओं की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाए गए। तो जनसंघ की वैचारिक जड़ों से लेकर आज के इस राजनीतिक प्रभुत्व तक बीजेपी की इस यात्रा ने भारत की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। 2 सीटों से शुरू हुआ यह सफर भारतीय राजनीति के भविष्य को अब किस दिशा में लेकर जाएगा?